हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का इनऑर्गेनिक सेक्शन। यस, दैट इज़ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बहुत सारे ग्रुप हैं। 13 से स्टार्ट होता है और 18 तक जाता है, लेकिन 13th एंड 14th ग्रुप जो है वो 11th में पढ़ना है आपको। और यहाँ पर जो 12th में पढ़ना होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 15th ग्रुप से स्टार्ट होता है। तो 15th ग्रुप का सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका 3-4 सेक्शन है, सेक्शन वाइज हम लोग देखेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे, नाइट्रोजन का एंड फास्फोरस का करस्पॉन्डिंग। उसके बाद फिर हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है एलिमेंट। तो 15th ग्रुप में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने सारे एलिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। फर्स्ट है आपको नाइट्रोजन, सेकेंड है फॉस्फोरस, उसके बाद फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये आपका 5 एलिमेंट है जिसके बारे में हम लोग को नाइट्रोजन फैमिली में डिटेल में स्टडी करना है। और इस ग्रुप में, और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस चैनल में जितने सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा अप टू नीट है, केवल आपको बोर्ड लेवल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा बात होगा जो नीट में पूछा जाएगा लेकिन बोर्ड में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। लेकिन ये कंप्लीट आपका पैकेज है अप टू नीट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो क्या है आपका? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन अगर आर्सेनिक और एंटीमनी को देखिएगा तो इसको क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। और बिस्मथ जो है इसको हम लोग टिपिकल मेटल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं आगे हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबको कॉमनली हम लोग पिनकोजेन के नाम से जानते हैं, अल्सो नॉन एज पिनकोजेन। पिनकोजेन एक ग्रीक वर्ड लिया गया है, वो वर्ड है आपको पिनकोमिंग्स। और पिनकोमिंग्स मतलब होता है सफोकेशन। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म सफोकेटिव गैस। जितने ग्रुप 15 एलिमेंट है वो सब के सब सफोकेटिव गैस फॉर्म करता है। सफोकेटिव गैस फॉर्म करने की वजह से एक ग्रीक वर्ड्स होता है पिनकोमिंग्स, जिसका मीनिंग होता है सफोकेशन। इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया? पिनकोजेन। तो इस वजह से ग्रुप 15th एलिमेंट्स को हम लोग पिनकोजेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी अकरेंस। ये नाइट्रोजन फैमिली में जितने सारे एलिमेंट्स से कहाँ रहते हैं और किस फॉर्म में रहते हैं। जैसे पहला आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा आपको? अर्थ क्रस्ट में मिलेगा एज 75% बाई वेट एंड 80% बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्म में 80%, वेट के फॉर्म में कितना मिलेगा? 75% मिलेगा। और अर्थ क्रस्ट में आपको कितने फॉर्म में मिलेगा? 2 फॉर्म में मिलेगा। फर्स्ट फॉर्म इज सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3। और सोडियम नाइट्रेट का दूसरा नाम है क्या है आपका? चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर इसको कहते हैं, NaNO3। और दूसरा है पोटासियम नाइट्रेट, KNO3 इसका फॉर्मूला होता है। और KNO3 को दूसरा नाम से जानते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा है फॉस्फोरस इन अर्थ क्रस्ट एज मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में कौन रहेगा आपका? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का फर्स्ट मिनरल है फॉस्फोराइट, Ca3PO4 का होल 2, फॉस्फोराइट। उसका फिर है फ्लोरएपेटाइट्स, Ca3PO4 का होल 2, CaF2 इसका आपका फार्मूला है। उसका फिर है आपको क्लोरएपेटाइट्स, Ca3PO4 का होल 2 और डॉट CaCl3 फार्मूला होता है। फोर्थ है आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट, Ca3PO4 का होल 2, CaOH का होल 2 इसका फार्मूला होता है। और ये मिल्क में रहता है और एग में रहता है फॉस्फोरस, प्रेजेंट एज फॉस्फोप्रोटीन। मिल्क और एग में जो फॉस्फोरस रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा आपका? फॉस्फोप्रोटीन के फॉर्म में रहेगा। और एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर। प्लांट्स और एनिमल मैटर का जैसे DNA होता है, RNA होता है, उसका फिर प्रोटीन होता है, जितने सारे चीज़ होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल में, जितने एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी फॉस्फोरस आपको मिलेगा। तो ये आपका क्या था? फॉस्फोरस का अकरेंस कहाँ किस फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है आपका
आर्सेनिक फाउंड मेनली एज क्या फॉस्फाइड मिनरल्स। अब बात है मिनरल्स किसको कहते हैं, अर्थ क्रस्ट में जितने सारे फॉर्म में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और यहाँ देखिए फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड किसको कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, जैसे जैसे AS2S3 यहाँ पर भी क्या है -2 में है, जैसे FeASS है तो यहाँ पर भी -2 में होगा, तो ये सब के सब क्या है, फॉस्फाइड है। तो फॉस्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में रहेगा, जैसे ऑर्पिमेंट है AS2S3, आर्सेनोपाइराइट है FeASS, उसका फिर रियल गार है AS4S4, उसका फिर स्टीबिनाइट Sb2S3। तो इतने फॉर्म में ये सब के सब क्या है, फॉस्फाइड मिनरल्स है। और अर्थ क्रस्ट में आर्सेनिक इतने फॉर्म में आपको मिलेगा। आपके एनसीईआरटी में नाइट्रोजन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, फॉस्फोरस के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, आर्सेनिक के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करें, नाइट्रोजन के बारे में तो कंप्लीट आप याद रखेंगे, अकरेंस से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, और आप आर्सेनिक को याद नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉस्फोरस के रिगार्डिंग ये जो दोनों ये 4th 5th एंड 6th टॉपिक जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका बिस्मथनाइट जो है Sb2S3 होता है। अब बिस्मथ और ओकरे Bi2O3 के फॉर्म में रहता है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं मेंशन इसलिए कर दिया हूँ। थोड़ा सा अकरेंस के बारे में एनसीईआरटी लिखा है, हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, अगर पूछ देगा तो आपकी कॉपी से बाहर नहीं आएगा। एंटीमनी स्टीबिनाइट Sb2S3 होता है, तो ये आपका एंटीमनी का आपका ये हो गया, किस फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के होते हैं, एक डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और मैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक नया वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इनर्ट गैस कैसे लिखा जाता है, उसका फिर वहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊँगा जिस वजह से जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मतलब नॉर्मली आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रिक है इसका, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा अगर आप लोगों का कमेंट आया तो। जैसे नाइट्रोजन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देख रहे हैं, नाइट्रोजन का देख रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो डिटेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचिए, 1s2 2s2 2p3। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसको यूज़ किया गया, हीलियम को यूज़ किया गया। और आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो अब यहाँ पर जो ये 1s2 है, तो क्या आपको 1s2 के जगह पर हीलियम आप पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जब इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s क्या होगा, 2 होगा। और 1s2 के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, हीलियम को रख दिया। तो हीलियम अगर 1s2 की जगह पर रखा गया तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है आपका, 2s2 2p3। तो यहाँ पर 2s2 2p3 लिख दिए। तो अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो अब बात है यहाँ पर नियन एक इनर्ट गैस होता है, और इनर्ट गैस का इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 10। कितना होता है एटॉमिक नंबर नियन का, 10। तो अब यहाँ से देखें आप 2 2 4 और 4 6 कितना हो गया आपका, 10। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप क्या यूज कर सकते, नियन यूज कर सकते। तो अगर यहाँ से यहाँ तक नियन हो गया तो बाद में आपका क्या लिखा हुआ है, 3s2 3p3। तो यहाँ पर 3s2 3p3 आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से सारा का सारा ये डिटेल में लिखा हुआ है। आपको केवल इनर्ट गैस से ज़्यादा मतलब होना चाहिए, क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाएगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ देखिए हीलियम 2s2 2p3, नियन 3s2 3p3, यहाँ पर आर्गन 4s2 3d10 और 4p3, और Sb का होता है क्रिप्टन 5s2 5p3,
और यहाँ पर बिस्मथ जो है 6s2 और 6p3, और बीच में ये पहले वाले ये एंटी पेनल्टीमेट है, ये पेनल्टीमेट सेल का आता है। ये क्यों आता है उसका भी एक तरीका है, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब ये सब के सब क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, जितने सारे नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स है डिटेल में भी हो गया, और ये क्या है आपका इनर्ट गैस भी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग बात करते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स क्या हो सकता है, तो अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इनर्ट गैस, यहाँ पर भी इनर्ट गैस, यहाँ पर भी इनर्ट गैस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो सब इनर्ट गैस को हम लोग क्या यूज़ कर लिए, IG इनर्ट गैस। अब यहाँ पर देखिए आप 2s2 2p3, यहाँ पर 3s2 3p3, यहाँ पर 4s2 4p3, यहाँ पर 5s2 5p3, यहाँ पर 6s2 6p3। तो हम अगर 2 3 4 5 6 को n मान लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ns2 और np3। तो ये इनर्ट गैस ns2 np3 आपका क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। अब ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल आर मोस्ट स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। तो स्टेबिलिटी कैसे इसका ज़्यादा होता है आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ाया गया होगा, और ये 11th का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, उसका फिर आपको ये फिजिकल में पढ़ाया गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में। तो आप वहाँ से रिकॉल करें, अगर नहीं हो पाए तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं। तो एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कैसे, पी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 है, कितना 3, इस वजह से ये आधा भरा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। अब नेक्स्ट है 4th टॉपिक आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कैसे होता है, हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। अगर दो एडजेसेंट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, दो एडजेसेंट एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो ऐसे भी आप अगर एक एटम से इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर सेल इज नॉन एज एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन का आउटर सेल कौन सा है, 2nd। फॉस्फोरस का आउटर सेल कौन सा है, 3rd। आर्सेनिक का आउटर सेल कौन सा है, 4th। एंटीमनी 5th एंड बिस्मथ का 6th। अब यहाँ देखिए 2 3 4 5 6, तो आउटर सेल का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो जैसे टॉप टू बॉटम हम लोग आएंगे तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। ये जहाँ पर भी आपको साइन दिखेगा इसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेज। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। अब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। अब जब डिस्टेंस बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे तो ड्यू टू इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ सेल एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका जो लिखा हुआ है रीजन, ये रीजन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में। टॉप टू बॉटम अगर हम लोग मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करेगा भाई, ड्यू टू इंक्रीजेज इन सेल नंबर। अब यहाँ पर बात क्या है, जो एंटीमनी और बिस्मथ का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इक्वल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लेंथनाइड कंट्रैक्शन लगता है, और लेंथनाइड कंट्रैक्शन भी आपका क्या है, 11th का टॉपिक है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर एफ सबसेल आना स्टार्ट होता है वहाँ पर लेंथनाइड कंट्रैक्शन लगता है, और लेंथनाइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लग रहा है तो पीरियोडिक टेबल का मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। आप केवल ये याद रखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल होगा ड्यू टू लेंथनाइड कंट्रैक्शन। ये लेंथनाइड कंट्रैक्शन आपको 11th में बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी 12th में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको यूज आना चाहिए। अब है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो इसका होता है
तो आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर देखें N3 माइनस P3 माइनस AS3 माइनस और SB प्लस और BI क्या है प्लस। तो प्लस वाले जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब प्लस दोनों प्लस वाले का एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा इसके कंपेयर में। तो यहाँ तो दो भाग में आप डिवाइड कर लिए, जो ये नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक का आयनिक रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, एंटीमनी एंड बिस्मथ से। तो यहाँ देखिए एंटीमनी एंड बिस्मथ यहाँ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखिए नाइट्रोजन से गए फास्फोरस के पास साइज बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ा। फास्फोरस से गए आर्सेनिक के पास और आर्सेनिक के पास गए तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब AS, उसका है फिर P, उसका है फिर N। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, आर्सेनिक का। अब इस दोनों में देखिए आप SB और BI में यहाँ से यहाँ जाइएगा तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। इसका मतलब BI का साइज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। किससे, SB से। तो यहाँ पर देखिए BI का साइज ज़्यादा है SB से, लेकिन अगर इस दोनों को छोड़ दें तो ये ऑर्डर हो जाएगा AS, P और N, AS, P और N। चूँकि ये निगेटिव चार्ज है तो चूँकि इसका ज़्यादा होगा एटॉमिक आयनिक रेडियस तो ज़्यादा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कम है। तो ये इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं किसको, थोड़ा सा उसको आप ध्यान से सुने। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outer shell of gaseous isolated एटम। तो किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर सेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, उसमें दी जाने वाली एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उसमें एनर्जी उतना ही क्या होगा, कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम फील करेगा। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे घर से आप दूर होते हैं वैसे वैसे आपके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर क्या होता है, घटते जाता है। उसी तरह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा उतना कम अट्रैक्शन फील करेगा, और जितना कम अट्रैक्शन फील करेगा उतना इजी होगा आपको क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उतना कम एनर्जी लगेगा। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिस्टेंस बिटवीन आउटर सेल एंड न्यूक्लियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो जेड इफेक्टिव कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही नेट फोर्स ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। और साइज बढ़ गया तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया न्यूक्लियस से, जैसे ही दूर गया तो अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो जेड इफेक्टिव घट गया, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर गया। अब जैसे ही अट्रैक्शन घट गया तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। यही जितना एनर्जी लगेगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से जेड इफेक्टिव घटेगा, और जेड इफेक्टिव के घटने से रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन घटेगा, और एनर्जी घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। और वही रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। ये था आपका टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क होगा उसका रीजन। ये रीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से रीजन से क्वेश्चंस आते हैं। आपको नीट में भी कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ही। अगर हम लोग ग्रुप में लेफ्ट टू राइट पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़े तो जैसे 15th ग्रुप है, 14th ग्रुप है और 16th ग्रुप है, तो 14 से 15 के पास जाएंगे, 15 से 16 के पास जाएंगे। तो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज घटता है, और साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और जितना अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 14 से 15 के पास आए
तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिए तो 14 का आयनाइजेशन एनर्जी कम है और 15 का ज़्यादा है, लेकिन 15 से 16 के पास जैसे ही आ रहे हैं तो इसका भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है NP3 और यहाँ पर क्या है NP4। तो NP3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और NP4 न ही हाफ फील्ड है और न ही फुल फील्ड है। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सबसेल इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा, जिस वजह से 15th ग्रुप एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है 16th ग्रुप एलिमेंट से। तो अब देखिए 14th ग्रुप एलिमेंट जो है कार्बन CSiGeSnPb, 15th ग्रुप है NPAsSbBi और ये 16th ग्रुप एलिमेंट है OSSETPO। तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें अब नाइट्रोजन का क्या होगा, सबसे ज़्यादा, तो कार्बन से भी ज़्यादा और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। क्यों ज़्यादा हुआ आपका? ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एंड 16 ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो आप NP3 देख रहे हैं इसी की वजह से इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, क्योंकि हाफ फील्ड सबसेल है और ये हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी और स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर ऑफ ए कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम है तो जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को कितना अपने तरफ खींचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ये खींच के रखता है। इसी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका रीजन क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी क्या होगा, घट जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ग्रेजुअली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू इंक्रीज। बॉटम बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी क्या होता है, घट जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये कैलकुलेटिंग वैल्यू है। नाइट्रोजन का 3.0 होता है, फॉस्फोरस का 2.1 होता है, आर्सेनिक का 2.0 होता है, यहाँ पर एंटीमनी और बिस्मथ का इक्वल होता है 1.9 एंड 1.9। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, वैल्यू है। वैल्यू को थोड़ा सा याद रखेंगे आप, चूँकि 3.0 यहाँ पर है, क्लोरीन को हम इससे रिलेट करेंगे तब आपको दिखाएंगे वहाँ पर भी यही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिसिमिलरिटी है जिस वजह से नाइट्रोजन का कभी ज़्यादा और क्लोरीन का कभी ज़्यादा लिख देता है। लेकिन मैं आपको क्लोरीन फैमिली जब पढ़ाऊँगा, फ्लोरीन फैमिली, तो वहाँ पर क्लियर मैं आपको बताऊँगा क्या रीज़न है। पहले इसको देख लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है 7th टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते किसको हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से फास्फोरस के पास जाएंगे, फास्फोरस से आर्सेनिक के पास जाएंगे, आर्सेनिक से एंटीमनी के पास जाएंगे, एंटीमनी से बिस्मथ के पास जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर सेल का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर गया। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने से हम जानते हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, घटता है, और वही अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया। अब जेड इफेक्टिव जैसे ही डिक्रीज किया तो एक इलेक्ट्रॉन को जो बाहर से लाएंगे वो अट्रैक्शन कम फील करेगा, और जब अट्रैक्शन कम फील करेगा तो रिलीज क्या होगा, कम एनर्जी। जैसे दो स्टोन को आप टकराइए तो धीरे से टकराइए तो वहाँ पर स्पार्क नज़र नहीं आएगा, बहुत जोर से टकराइए तो आपको स्पार्किंग नज़र आएगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा रिलीज एनर्जी, और अट्रैक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा, उसका साइज कितना बड़ा है। तो जेड इफेक्टिव जैसे ही घट गया इसका मतलब अट्रैक्शन घट गया, तो रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग
एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग करेंगे तो रिलीज एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी घट गया था उसका। फिर जैसे ही रिलीज एनर्जी घट गया तो रिलीज एनर्जी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। अब बात आई जो अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, उसका फिर फास्फोरस, उसका फिर आर्सेनिक, उसका एंटीमनी, उसका फिर बिस्मथ। चूंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज और रिलीज एनर्जी डिक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फास्फोरस का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पर एफिनिटी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट से। ऐसा क्यों होता है उसको ध्यान से देखिए। अगर नाइट्रोजन को देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर क्या होगा 2p3, और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो 3p3। तो यहाँ पर 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2p का साइज क्या होगा, छोटा होगा, 3p का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब बड़े साइज पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर छोटे साइज पर क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन हम कहीं से लाएंगे, यहाँ से कहीं से लाएंगे इलेक्ट्रॉन को हम, तो ज़्यादा रिपल्सन कौन फील करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो रिपल्सन ज़्यादा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा तो रिलीज हुई एनर्जी कितना होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर रिलीज एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस वजह से थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड। इस वजह से नाइट्रोजन क्या है आपका, ये है आपका थर्ड पीरियड और ये है आपका सेकेंड पीरियड। तो थर्ड पीरियड का ज़्यादा हो गया सेकेंड पीरियड से, और उसके फिर जो नॉर्मली है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसको कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसको आयनेशन एनर्जी से डिस्क्राइब किया जाता है। टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, बिल्कुल। एक बात बताइए, मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं, तो एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज नॉन एज मेटल, और एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इज नॉन एज नॉन मेटल। तो अब बात आई नंबर ऑफ सेल जैसे इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक रेडियस जैसे इंक्रीज किया तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घट जाएगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किया इसका मतलब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो गया, जेड इफेक्टिव घट जाएगा। जेड इफेक्टिव घटा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। चूंकि जैसे ही डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या हो गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन को लूज करने में दी जाने वाली एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी तुरंत ही आपको देखें, आपको बताया है आयनेशन एनर्जी किसको कहते हैं। तो जैसे ही टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, साइज बढ़ने से आउटर सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी वजह से नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है आपका, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड्स है, और बिस्मथ क्या है आपका, मेटल है। तो टॉप टू बॉटम बढ़े तो सबसे पहले नॉन मेटल, उसका फिर मेटलॉइड, उसका फिर क्या आ गया, मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम बढ़ने से बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि आयनेशन एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये आपका था मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी 9th टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी किसको कहते हैं भाई, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। जब हम लोग टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो जाते हैं तो मास क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब बहुत ज़्यादा मास बढ़ने की वजह से मास डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। और जैसे वॉल्यूम के ऊपर मास डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, डेंसिटी। तो टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, डेंसिटी। तो it increases gradually
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज मास इंक्रीजेज। टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे तो मास बढ़ रहा है, मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से नाइट्रोजन का कम हो जाएगा फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस का कम हो जाएगा आर्सेनिक से, आर्सेनिक का कम हो जाएगा एंटीमनी से, एंटीमनी का कम हो जाएगा बिस्मथ से। ये आपका डेंसिटी टॉपिक था। अब है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये इरेगुलर है और कैलकुलेटिंग वैल्यू है ये। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक का ज़्यादा होगा फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से, लेकिन आर्सेनिक का ज़्यादा होगा एंटीमनी से एंड बिस्मथ से भी। एंटीमनी और बिस्मथ के का कम इसलिए होता है क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो ये आपको जरूरी नहीं है, आप रीजन समझ भी जाइएगा तो इसको याद रख पाना पॉसिबल नहीं। इस वजह से क्या करिए, आप डायरेक्ट इसके वैल्यू को याद रखिए, इसके ऑर्डर को याद रखिए, ज़्यादा बेहतर है। अब है बॉइलिंग पॉइंट आपका। तो बॉइलिंग पॉइंट भी किया नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस से ज़्यादा आपका एंटीमनी का, एंटीमनी से ज़्यादा बिस्मथ का, लेकिन बिस्मथ का ज़्यादा एंटीमनी का ज़्यादा हो जाता है बिस्मथ से। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, बिस्मथ का क्या हो जाता है, घट जाता है बाद में। तो ये हो गया क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये दोनों आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, समझा नहीं सकते इसको, ये कैलकुलेटिंग वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब है आपका एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या किसको कहते हैं भाई, जो कौन किसके साथ कौन सा कंपाउंड बना करके एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी। जैसे आप अपने फादर के साथ हैं तो आप एक बेटा का रोल करिएगा, सन का रोल करिएगा। आप अगर अपने बहन के साथ हैं, सिस्टर के साथ हैं, एक ब्रदर का रोल शो करिएगा। अगर अपने क्या कहते हैं भाई के साथ हैं तो एक ब्रदर का रोल शो करिएगा। जिनके साथ हैं उस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं आप, लेकिन आप तो आप ही हैं। उसी वजह से नाइट्रोजन किसके साथ कब है उसके ऊपर उसका डिपेंड करता है क्या, प्रॉपर्टी। तो उसी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपिज्म। तो अब नाइट्रोजन का दो एलोट्रॉपी है, एक अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा क्या है, बीटा नाइट्रोजन। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है नाइट्रोजन का कोई एलोट्रॉपी नहीं है, तो ये आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरे बुक में, रेफरेंस बुक जैसे आप देखिएगा जो फॉरेन राइटर का होता है, तो उसमें नाइट्रोजन के बारे में लिखा है अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन, इसका दो एलोट्रॉपी होता है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया। लेकिन एक बार आप देख सकते हैं इसको, क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बीटा नाइट्रोजन का। अल्फा बीटा में ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है, और जो जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर क्या है आपका 34.5 केल्विन है। अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एलोट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो इसको केवल अभी नाम जान लेते हैं, आगे चल के इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉस्फोरस का फर्स्ट है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जब मोस्ट एबंडेंट है, जितने फॉस्फोरस अपने अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा आपको, व्हाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट है आपका रेड फॉस्फोरस, और थर्ड है आपका ब्लैक फॉस्फोरस। अब ब्लैक फॉस्फोरस मोस्ट स्टेबल फॉस्फोरस है, इससे ज़्यादा स्टेबल ये दोनों नहीं है। व्हाइट एंड रेड से ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉस्फोरस होगा आपका, ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है मोस्ट स्टेबल कौन सा है और मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, और यहाँ पर कन्वर्जन आपको बताया जाएगा जब हम लोग एलोट्रॉपी डिटेल में पढ़ेंगे तब। अब आर्सेनिक का टाइम आया, तो आर्सेनिक क्या होगा, ग्रे, येलो और ब्लैक होता है, और एंटीमनी येलो, ब्लैक और एक्सप्लोसिव होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल फॉस्फोरस के बारे में डिटेल में जानना है। ये एंटीमनी आर्सेनिक और नाइट्रोजन के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिख दिया इसलिए जो कोई क्वेश्चन आपको अगर पूछ भी देता है तो आपसे नहीं छूटे। अब नेक्स्ट है आपका कैटेनेशन। कैटेनेशन किसको कहते हैं, चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी विथ सेम एटम और डिफरेंट एटम। सेम एटम के साथ भी या फिर डिफरेंट एटम के साथ भी अगर चेन फॉर्मिंग कैपेसिटी देखेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैटेनेशन। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अगर इसका बॉन्ड एनर्जी देखिएगा किलो जूल पर मोल में, तो 347, यहाँ पर 159 और यहाँ पर 213
यहाँ पर तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का एनर्जी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा है, उसका फिर फॉस्फोरस के बीच में, उसका फिर क्या है नाइट्रोजन के बीच में। तो जिस जिस बॉन्ड का एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो एटम उतना ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर कार्बन सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और आप 10th क्लास में पढ़े हैं 3 मिलियन के आसपास क्या करता है, कार्बन अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से, क्योंकि ये क्या है, बॉन्ड इसका बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी किसको कहते हैं? एटॉमिसिटी नाइट्रोजन N2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है और P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो ये P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म करता है और N2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म करता है, इसका रीजन क्या है भाई? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज मल्टीपल बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। तो स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है और वो एग्जिस्ट भी करता है, जिस वजह से N2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर P4 के बारे में देखिएगा तो ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ फॉस्फोरस एटम मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन बिटवीन फॉस्फोरस एटम इज नॉट पॉसिबल, therefore it exists as tetrahedral P4 यूनिट। तो अब ये क्या है बात, जो फॉस्फोरस के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं बन सकता, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्जर होता है। लार्जर साइज होने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ब्रेक कर जाएगा, जिस वजह से ये P4 के फॉर्म में टेट्राहेड्रल यूनिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और लेकिन ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको मैंने 13th फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया। इससे ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको मैक्सिमम नीट लेवल तक का फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दिया। जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैं बता दिया, कौन इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।